हम जस्तजू कर रहे हैं साहब, और बेशक ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को सीधी तौर पे जाते हुए आवाम से उनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन ले रहे हैं, बिल्डिंग। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वो होते हैं हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो हम अपनी तौर पे आवाम से कलेक्ट करते हैं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। बगैर कोई प्रॉपर्टी टैक्स 1 रुपया बढ़ाए बगैर भी हम बस रीअसेसमेंट के जरिए और जो पुराने अनअसेसमेंट प्रॉपर्टीज थे उसको फिर रीअसेस करते हुए हम ये चीज में कामयाब हो चुके हैं कि बगैर 1 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाए हुए हमने प्रॉपर्टी टैक्स को करीबन 1500 करोड़ रुपए तक हम पहुंचाए। ये हमारे लिए एक बड़ा इक़दाम है, जो इसके लिए मैं आपको और तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूं। उसी के साथ साथ हमारा दूसरा जो आता है, हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो होता है हमारे टाउन प्लानिंग से, और कंसिस्टेंटली टाउन प्लानिंग सेक्शन जो बिल्डिंग परमिशन फीस है और दूसरे जो फीस है उसको कंसिस्टेंटली उसको कलेक्ट करते हुए हर साल उसमें बढ़ोतरी करते हुए एक बड़ी रेवेन्यू GHMC को पहुंचा रहा है, जिसके लिए मैं फिर से आपको और खास तौर से कमिश्नर साहब और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि एक बड़ा रेवेन्यू प्रॉपर्टी टैक्स के बाद कोई हमें आ रहा है तो वो हमें टाउन प्लानिंग सेक्शन से आ रहा है, जिससे हम आवाम की खिदमत करने में कामयाब हो रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिससे हम कलेक्शन कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं वहां से भी बढ़ोतरी हो सकती है अगर हम इक़दामात ले तो। मगर जब हम जस्तजू कर रहे हैं साहब, और बेशक ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आवाम को सीधी तौर पे जाते हुए आवाम से उनका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन ले रहे हैं, बिल्डिंग परमिशन फीस ले रहे हैं, हर तरीके से हम कलेक्शन आवाम के जरिए से कर रहे हैं, तो जब मेरी नज़र स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ पे जाती है तो मुझे वहाँ का खाना खाली दिखता है। मुझे ये दिखता है कि आवाम से तो बराबर हम हमारे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, मगर पिछले 2-3 साल से जो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के जो प्रॉपर्टी टैक्स हम पे ड्यू है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के जो प्रॉपर्टी टैक्स हम पे ड्यू है वो हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बेशक साहब आवाम और ये भी एक हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें किसी के खिलाफ जाना है। प्रॉपर्टी टैक्स चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का या कोई भी अदर डिपार्टमेंट का हो, ये हमारा हक है, और हम अगर यहां से पैसे ला सकते हैं तो हम इसको आवाम में ही काम लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कमिश्नर साहब, मेयर साहब के जरिए से कि जो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज के क्या प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू है, कितने साल से ड्यू है, कितना अमाउंट ड्यू है, और उसको हासिल करने के लिए आप क्या इक़दामात ले रहे हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है जो आपसे हम मेयर साहब के जरिए जवाब तलब करते हैं। दूसरी चीज ये आती है साहब कि फिर इंटरटेनमेंट टैक्स हमारे सामने आता है। जब इंटरटेनमेंट टैक्स आया तो GST जैसा आया, हमारे पास इंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो गया। मगर ये बात समझने नहीं आ रही, जब हमारे GST आने के बाद इंटरटेनमेंट टैक्स का जब हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है तो उसे फिर हम बजट में इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? जब इंक्लूड कर रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा इंटरटेनमेंट टैक्स से GHMC को आता था, मगर GST आने के बाद ये रेवेन्यू GHMC को बंद हो गया। तो कमिश्नर आपके जरिए कमिश्नर साहब से ये मुतालबा है कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन मांगना चाहिए, क्यों? तो ये हमारा हक था। इंटरटेनमेंट टैक्स से हमें पैसे आते थे जिससे हम आवाम की खिदमत करते थे, जो हमें टोटली तौर पे बंद हो गया है। तो जो GST से जो हमारे इंटरटेनमेंट टैक्स का जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप लोग कंपनसेशन के लिए क्या मुतालबा कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कितना इससे हमें कंपनसेशन आ सकता है, ये आपके जरिए मैं कमिश्नर साहब से जवाब तलब करता हूं सर। फिर दूसरा जो आता है सर प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में हमने रिवाइज बजट एस्टीमेट बेहतरीन तौर पे 10 करोड़ रुपए रखा। ताज्जुब करता हूं सर, क्योंकि जो प्रोफेशनल टैक्स अगर आप यहां पे आप बहसत मेयर बैठे हुए और कमिश्नर साहब और तमाम अहदेदार बैठे हैं जो सख्ती से रूल बुक के हिसाब से जाते हैं, जो सख्ती से ये कोशिश करते हैं कि रूल बुक इंप्लीमेंट हो, एक्ट लॉ ऑफ द लैंड एक्ट इंप्लीमेंट हो,
तो फिर जो आपका 90% जो आपका हक है पर्सनल प्रोफेशनल टैक्स का जो जीएचएमसी को लाने का है, उसके लिए आप कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? 90 to 95% जो आपका हमारा जो हक है जो प्रोफेशनल टैक्स से हमें आना है, उसके लिए आप नाकामयाब क्यों हैं? उसके लिए आप कलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर एक आम आदमी अगर खुदा ना खास्ता 2 से 3 बार प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता है तो उसके फर्नीचर जब्त हो जाती है, कार जब्त हो जाती है, ये हो जाती है। या तो 95% एक मेजर चंक है सब। और आज का प्रोफेशनल टैक्स कितना है और उसका 90% शेयर कितना होगा, ये आपके जरिए हम कमिश्नर साहब से तलब कर रहे हैं। और ये क्यों जीएचएमसी को हासिल नहीं हो रहा है और हासिल करने के लिए कमिश्नर साहब क्या इकदाम ले रहे हैं, ये हमें इसका जवाब चाहिए सब। उसके बाद आता है साहब मोटर व्हीकल टैक्स। इसका जो रिकमेंडेशन है साहब स्टेट फाइनेंस कमीशन का, अगर मैं गलत ना हूं तो 10% इसका हिस्सा जीएचएमसी को आना चाहिए, क्योंकि रोड्स आप लेकर रहे हैं, सहूलतें आप दे रहे हैं, अच्छे रोड्स आप मेंटेन कर रहे हैं। पॉटहोल्स में जब कोई गिरता है तो गाली आप सुन रहे हैं, कोई गिर के कोई जख्मी होता है तो आप गाली सुन रहे हैं, बना रहे आप है, तो फिर इसका फायदा आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? इसका फायदा आपको क्यों नहीं मिल रहा है? और इसमें जो अलॉट किया गया है, ताज्जुब की बात है, खाली 0.10 करोड़। सर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट सर? माने जो हमारा हक है, जो हमें लेना चाहिए, जो इसके लिए हमें जुस्तजू करना चाहिए, उसको हम नजरअंदाज करते हुए उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। तो इस पे भी मोटर व्हीकल टैक्स पे आप लोगों के क्या इकदाम हैं, इसका शेयर हमारे को कितना आना चाहिए और इसके ऊपर आपने क्या क्या रिप्रेजेंटेशन किए हैं, इसके ऊपर आपके जरिए कमिश्नर साहब से हम जवाब तलब कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब आगे भी आता है सब, तो ट्रेड लाइसेंस भी आ रहा है। ट्रेड लाइसेंस में आपने एक्चुअल्स 2018-19 में से 46 करोड़ माने 47 करोड़ तक हासिल किए। आपका रिवाइज बजट एस्टीमेट 66 करोड़ है और नेक्स्ट ईयर का जो बजट एस्टीमेट है वो 70 करोड़ है। सर इसमें कमी क्यों आ रही है? आप ट्रेड लाइसेंस बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, मगर वो बढ़ाने के लिए आपको जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आप जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट या कमर्शियल रोड्स है, वहां पे हम सहूलतें देने तैयार नहीं, हम प्रॉपर पार्किंग स्पेस उनको देने तैयार नहीं, प्रॉपर पब्लिक टॉयलेट्स हम उन्हें देने तैयार नहीं, प्रॉपर अप्रोचेस हम उन्हें देने तैयार नहीं। मगर ट्रेड लाइसेंस की जब बात आती है तो हम उनके जानों पे बैठ के उनसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, पेनाल्टीज डालते हैं, हर किस्म की इक़दामात करते हैं, उनके हासिल कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए साहब, ट्रेड लाइसेंस को मोटिवेट करने के लिए, ट्रेडर्स को मोटिवेट करने के लिए, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है जिस तरीके से हमारे पास कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स है सर, और जिस तरीके से हमारे पास बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, ये बहुत कम है। ये कम इसलिए है क्योंकि आप कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट और जो ट्रेडर्स है उनमें आप सहूलतों का कॉन्फिडेंस नहीं फराम कर सक रहे हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो सक रहे हैं। हम सिर्फ रूल्स बना रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं और उनसे ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कभी ये कोशिश नहीं कर रहे कि उनके साथ बैठे, ये बात की जाए कि भाई हम ये बढ़ाना चाह रहे हैं, आप हमें बोलिए हम आपको क्या सहूलतें दें। आप हैदराबाद के तमाम शहरों का देख लीजिए साहब, कितनों के पास पार्किंग स्पेसेस है, कहां पे पब्लिक टॉयलेट्स है। हम कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को पब्लिक टॉयलेट देने तैयार नहीं, मगर फुटपाथ पे चलने वालों को रोकने के लिए फुटपाथ पे पब्लिक टॉयलेट देने तैयार। पानी नहीं आ रहा, मगर हम फुटपाथ पे पब्लिक टॉयलेट देंगे। साफ सफाई का इकदाम नहीं, हम फुटपाथ पे पब्लिक टॉयलेट देंगे। मगर जहां से हमको रेवेन्यू आता है कमिश्नर साहब, मैं आपसे सवाल करता हूं मेयर साहब के जरिए से, यहां के लिए आप ट्रेडर्स को मोटिवेट करने के लिए आपके पास क्या इकदाम है? ठीक नहीं सर, चलने दिए, अभी चलने दिए आप, जल्दी 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 खत्म। सर नेक्स्ट आता है साहब, यहां पे मेरा एक आपसे गुजारिश है, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स का है। सर मेरा आपसे ये गुजारिश है कि मुझे ये बताइए मेयर साहब के जरिए से कि आपके पास ऑनलाइन रिकॉर्ड्स बर्थ सर्टिफिकेट्स के कब से मौजूद है? क्या 1987 या उससे पहले के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स आपके पास मौजूद हैं?
क्योंकि कायदे मुखरिना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस पर जब RTI डाला तो हम उनको ये पता चला कि पूरे शहर हैदराबाद में सिर्फ 30% लोगों का नहीं बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं। ये हमारे लिए एक नाकामयाबी है सर, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट देना हमारी जिम्मेदारी है, और ये गैप को पूरा करने के लिए हम किस किस्म से इकदाम ले रहे हैं। इसी काउंसिल में बात भी हुई थी कि साहब के बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए अलग अलग मुकामात पे काउंटर्स बनाए जाएं और लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट का किस तरीके से हासिल करना है वो फराहम किया जाए। और आजकल के जो हालात बन चुके हैं साहब, इससे ये चीजों के लिए गरीब आवाम बहुत भाग रही है। और मैं आपसे ये इकदाम, एक गुजारिश ये कर रहा हूं मेयर साहब आपके सामने, कि इसमें जो ये रेवेन्यू ऑप्शन है साहब वो ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम एक्चुअल जो कलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख रुपीस कलेक्ट कर रहे हैं लास्ट ईयर, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए बर्थ सर्टिफिकेट्स में ये साल कवर किए जाएंगे। सर एक साल छोड़ दीजिए 2 करोड़ को, 5 करोड़ रुपए हम हमारे तरफ से एक्सपेंडिचर से इनको लगाएं, और आवाम को यह बोले कि जिसके पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट्स वो आके हमारे काउंटर से हासिल कर सकें। सब 2 करोड़ हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 5 करोड़ हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आवाम को किस तरीके से हम फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको किस तरीके से पहुंच सकते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के जो हालात है, जो हालात में आज ये बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और आवाम में एक किस्म की बेचैनी है, इसके लिए आप इक़दाम लीजिए और ये कोशिश करिए कि इसको रेवेन्यू से निकाल दीजिए। इसको ए साल आप बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट्स एकदम फ्री तौर पे एजुकेशन के साथ किस तरीके से हासिल हो सकते हैं, ये आवाम को एजुकेट करते हैं, उनको फराहम किया जाए। हम इससे 5 से 10 करोड़ रुपए हमारे लिए कोई मायने रखेगा, आवाम को बहुत बड़ी सहूलत हम दे जाएंगे, जिसकी तरफ से ना मेरा ना कमिश्नर साहब का साहब नाम आपका होगा। और मैं ठहर के कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका नाम बुलंद हो और ये चीज जो हो सके आपके सामने इकदाम हो सके। सब इसमें जब बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से गए तो हमारे पास सर इंस्टीट्यूशनल बर्थ कितने हैं, क्या उसका रिकॉर्ड है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बर्थ कितने हो रहे हैं, क्या उसका रिकॉर्ड है, इंस्टीट्यूशनल बर्थ में हम कितना बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू कर पा रहे हैं वो हमें डिटेल्स चाहिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल बर्थ में कितने हम बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं उसके हमें डिटेल्स चाहिए। मेयर साहब के जरिए से मैं कमिश्नर साहब से ये एक रेवेन्यू ऑप्शन पे करता हूं सब। और बात साहब, अब जब रेवेन्यू आती है तो पेनाल्टीज की भी बात आती है, और मुझे यकीन है कि जिस तरीके से अब इक़दामात आपके और हमारे चल रहे हैं, मुझे यकीन है पेनाल्टीज में नेक्स्ट ईयर पेनाल्टीज प्रॉपर्टी टैक्स से आगे बढ़ जाएंगे। आप प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा पेनाल्टीज में GHMC को फायदा हो जाएगा, यह हमें यकीन है। क्यों जिस तरीके से हालात अब हैदराबाद में हो रहे हैं सब, मुझे कमिश्नर साहब को भी मुबारकबाद देता हूं कि एक नया डिपार्टमेंट पैदा करें जिससे प्रॉपर्टी टैक्स का मुकाबला टाउन प्लानिंग ही कर सक रही थी, और टाउन प्लानिंग से शायद उसको गिराना चाह रहे हैं कि और एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो प्रॉपर्टी टैक्स का मुकाबला करे। तो एक इन्फोर्समेंट एंड विजिलेंस डायरेक्टरेट आपने बना ली। आपके जरिए से कमिश्नर साहब से मेरा एक सवाल है सर, विजिलेंस डिपार्टमेंट या इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट GHMC एक्ट में इसकी मंजूरी है क्या? अगर आपको GHMC एक्ट में इसकी मंजूरी नहीं है तो आपको किसने हक दिया विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाने का? क्या आपको स्टैंडिंग कमेटी ने यह पावर दिया? क्या आपको GHMC जनरल बॉडी ने यह पावर दिया, या फिर आपने खुद मुख्तारी से एक डिपार्टमेंट को बनाते हुए अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया? और साहब ये विजिलेंस डिपार्टमेंट से तकलीफ ये हो रही है कि गरीब अवाम को बेइंतहा परेशानी हो रही है, हॉकर्स को तकलीफ। सर चालान जिस किस्म से बनाए जा रहे हैं सर, शायद आपको अगर 4 लाख का चालान दे तो आप मुंडा झटक के दे देंगे, मगर जब एक गरीब को एक 4 लाख का चालान आता है तो उसकी वो 2 से 3 या 4 साल की कमाई होती है। अगर आप एक स्पेसिफाई करिए कि किस बुनियाद पे ये चालाना किए जा रहे हैं, क्या हमने ये डिपार्टमेंट अवाम को सहूलतें देने बनाई
या अवाम पे जुल्म करने बनाया, ये आपको हम कमिश्नर साहब से जवाब पूछ रहे हैं। क्या बुनियाद पे ये पेनाल्टीज किए जा रहे हैं? हमें यहां पे कमिश्नर साहब, ये पॉइंट है, हमें इस पे एक्ट आप समझाइए, हमें एक्ट का वो प्रोविजन बताइए जो आपको हक देता है म्युनिसिपल एक्ट का, जहां आप ये डिपार्टमेंट बना सकते हैं। हमें वो भी बताइए कि पेनाल्टीज 4-4, 4.5 लाख, 5 लाख तक आप किस बुनियाद पे, कौन से हक से आप डाल रहे हैं? गरीबों पे किस तरीके से आपका ये जो जुल्म बढ़ रहा है, इसको आप रोकने के लिए क्या इकदाम लेंगे और ये क्यों किया गया? हमने जब जीएचएमसी इन्फोर्समेंट विंग को अतराफ से पावर्स दिया, लोगों को दिया, ये सोच के दिया कि साफ सफाई अच्छी रहेगी, बेहतरीन माहौल रहेगा, जो अहदेदार जो अपना काम बराबर नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखी जाएगी। मगर ये तो ऐसा दिख रहा, अहदेदार मनम वकट्टे हो गए और बोले कि तुम ना हम पे नजर रखो ना हम तुम पे नजर रखते, हम भी अवाम को देते, तुम भी अवाम को दो और अवाम को ही परेशान करो। ये मुसीबत हो जा रही साहब। नहीं साहब, मेरे को यकीन है यहां पे बहुत जने खामोश बैठे हैं, मैं तकरीबन जनों की दिल की बात कर रहा हूं, ये मेरे को यकीन है। मगर एक चीज ये है साहब, इस पे इक़दाम लीजिए, आप बोलिए मेरे को ये क्या हो रहा है, क्यों हम गरीबों पे जुल्म कर रहे हैं? सर, हम हुकूमत के साथ यहां पे ठहरे हुए, हमें फख्र है कि हमारे सीएम केसीआर साहब है, हमें खुशी है कि हमारे एक डायनामिक म्युनिसिपल मिनिस्टर है, हमें खुशी है कि आप जैसा एक काबिल तरीन इंसान इस बेहतरीन ओहदे पे बैठे हुए हैं। मगर इन तीनों के जो अहमियत हमारे दिल में रखते हुए, उनके नाक के नीचे ये ओहदेदार अवाम को तकलीफ क्यों पहुंचा रहे हैं? हमें इस पे सवाल होना चाहिए, हमें इस पे जवाब होना है सर, और ये क्लियरिटी होना है कि ये कब खत्म होगा। इमीडिएट इसके ऊपर आप इक़दाम लीजिए और आप मेरे को ये बताइए सर, अभी रेवेन्यू खत्म करा साहब, जो जल्दी खत्म करना था मेरे को, एक्सपेंडिचर पे आ रहा हूं सर। अब एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है साहब, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का आपने बल्दियात, तो मैं जानता हूं कि बल्दियात दो चीजों में परफेक्ट है, एक प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में और एक एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस को 100% यूज करने में, दो चीज में तो परफेक्ट है। तीसरा, जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं, मेरा एक जाती तजुर्बा, मैं गलत हो सकता हूं, 50 से 60% पे हम आके रुक जाते हैं। और जब ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की बात आते हैं, यह पता नहीं चलता कि एक डिस्टिंक्शन करने वाला एक कैंडिडेट वहां पे आके जीरो क्यों लाता है। और उसका यह है सर, आपके सामने अगर हम आपके सामने अगर ऑपरेशनल मेंटेनेंस पे अगर हम आए तो आप पेज नंबर अगर 33 है आपके पास कमिश्नर साहब, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजर रोड्स एंड पेमेंट्स, लास्ट टाइम पे एक्चुअल्स करीबन 151.53 थे, ये टाइम पे आपका रिवाइज बजट एस्टीमेट, आपका रिवाइज बजट एस्टीमेट है 150 करोड़। और मेरे को जितना अंदाजा है सर, मेरे को जितना अंदाजा है आपके इसमें आज तक के जो एक्चुअल्स आपने जो खर्चा किए हैं वो 31.78 करोड़ से खर्चा किए हैं। आपका बजट अलॉटमेंट है 150 करोड़ रिवाइज बजट एस्टीमेट, और आपका एक्चुअल टिल डेट सिर्फ 31.79 करोड़ से। फरवरी हैज स्टार्टेड, मार्च, अप्रैल, 3 महीने में क्या आप इस पोजीशन पे हैं कि 120 करोड़ रुपए आप खर्चा कर सके? क्या 2 महीने में आप 120 करोड़ रुपए खर्चा करने के मौकफ में है या नहीं है? ये साल मेजर रोड्स एंड पेमेंट्स पे इतना ही खर्चा हुआ। आप चाहे फिर वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिजेस, कलवर्ट एंड फ्लाईओवर दीजिए, इसको हमने रिवाइज बजट एस्टीमेट में लगाया सिर्फ 8.5 करोड़ रुपए। क्यों सर, क्या हमें ब्रिजेस, कलवर्ट्स एंड फ्लाईओवर्स की जरूरत नहीं है? अगर है तो इसका भी एक्चुअल मेरे सामने सब, अगर मैं बोल दूंगा तो फिर एक परेशानी हो जाएगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड ड्रेन्स सिर्फ हमने 10 करोड़ रुपए अलॉट किए सर। क्या हमें अंडरग्राउंड ड्रेन्स की जरूरत नहीं है साहब? क्या 10 करोड़ में शहर हैदराबाद मुकम्मिल हो जाएगा? सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हमने 50 करोड़ रुपए हमने इसमें अलॉट किए हैं।
हमने अभी तक खर्चा कितना किया है? सिर्फ 23 करोड़ रुपए, 23 करोड़ रुपीस ओनली। आप 10 महीने में 23 करोड़ खर्चा करें और दूसरे 2 महीने में क्या आप इनके ऊपर 27 करोड़ रुपए खर्चा करने के मौकफ में हैं क्या कमिश्नर साहब? रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, आप बेहतर जानते हैं इसकी हालात क्या चल रही है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिटी लेवल पार्क, कॉलोनी एसोसिएशनों के ऊपर बड़ी बात की जाती है। सब बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस दे दिए जाते हैं कि आप 100% प्रॉपर्टी टैक्स भरिए, हम ये तरीके का डेवलपमेंट करेंगे। आप हमें 100% प्रॉपर्टी टैक्स दीजिए, हम ये रोड्स लाएंगे, ये पार्क्स लाएंगे। और तमाम जीएचएमसी में जो हमने बजट अलॉट किया है सिटी लेवल पार्क डेवलपमेंट का, वो 10 करोड़ रुपए है। 150 कॉर्पोरेटरों में अगर सिटी लेवल पार्क्स को डिवाइड किया जाए सब, तो 10 करोड़ में से कितने आ रहे हैं? क्या 2-2, 3-3 लाख में हम हमारे सिटी लेवल पार्क्स डेवलप करें? जल्दी खत्म करते दूसरा। नहीं साहब, बजट में मेरे अलावा कोई बोलते नहीं साहब, दूसरे छोड़ दो। ठीक है, बात कर दो, जल्दी खत्म करो ना। सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी लेवल पार्क्स, जीएचएमसी के तमाम में 20 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। अगर मैं अब इसको अगर आपको और तफसीलात में यह भी बोल दूं कि एक्चुअल अभी तक खर्चा कितना हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड पे मैं बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूं। 85 लाख खर्चा करे, खाली करोड़ भी नहीं हुआ अभी टच, सिर्फ 85 लाख खर्चा हुए सर। मैं हम सबको मुबारकबाद देता हूं कि हमने सही तौर पे नुमाइंदगी की और जीएचएमसी को मजबूर किया कि हम 80 लाख रुपए इस पे खर्चा कराए, और यहां पे बजट अलॉट किया जा रहा है 10 करोड़ 20 करोड़ भाई। और उसके बाद आप देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉलोनी लेवल पार्क्स 19 करोड़ रुपए, माइनर पार्क्स पे कुछ नहीं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सिटी लेवल पार्क आपके हम में हालात है सब। और यहां पे एक जबरदस्त चीज मेरे को दिखाई दी साहब, जो आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा इस चीज को लाने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर्स एंड बिल्डिंग, जो हम फखर से कहते हैं कि हमारे पास चांद मीनार है, गोलकुंडा है, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, जो मौजम जाई मार्केट है, जिसे हम बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हिंदुस्तान से लोग आके इसे देखना चाहते हैं, और हमने उसको अलॉटमेंट किए हैं सिर्फ 23 लाख रुपीस। और उससे जबरदस्त बात यह है साहब, मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं कि हेरिटेज स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज को हम 23 लाख दे रहे हैं, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्नीचर, फिक्चर्स एंड इक्विपमेंट जो हमारे ऑफिसों में यूज होता है, उसे 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। क्या हमारे फर्नीचर्स हमारे हेरिटेज स्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट हो गए साहब? क्या हमारे जो ओहदे, हमारे जो स्ट्रक्चर्स है, जो हमारे आबो अजदाद ने जो निशानियां छोड़ी है, जो उसे देख के आप और हम फखर से कहते हैं कि ये हमारे आबो अजदाद ने बनाया, कुली कुतुब शाह ने बनाया। बेशक जैसा अकबरुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं ये हमारे आबो अजदाद कुली कुतुब शाह साहब ने बनाया, 2014 के बाद नहीं बना। इनको मेंटेनेंस करने के लिए हमारे पास 23 लाख, और हमारे ऑफिस के फर्नीचर्स को मेंटेन करने के लिए 1 करोड़ रुपए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक टॉयलेट को 2 करोड़ रुपए। क्या है सर ये? तकलीफ दे है सर, तो आपके सामने मैं अहदेदारों के सामने रखना चाह रहा था सर, क्योंकि आप और हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर सहूलतें दी जाए। अब टूरिज्म से जो रेवेन्यू आने का उसको ऐसा करे तो क्या? पब्लिक टॉयलेट्स 2 करोड़, फर्नीचर से 1 करोड़, हेरिटेज कंजर्वेशन 23 लाख। कौन देख रहे हैं सब हेरिटेज कन्वर्सेशन? जरा उठ के वहां से ठहरिए, हम थाली बजाना चाह रहे हैं आपको देखकर। ठीक है, ठीक है, ठीक। जरा अपने आप को आइडेंटिफाई कराइए सर। माजिद साहब जल्दी खत्म करते। नहीं सर, सर 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 खत्म कर। बैठ जाओ। अरे ये बड़ा सपोर्ट है साहब बोले अभी
ठीक है मालूम मालूम है मालूम। अरे क्या क्या सपोर्ट देते हैं। सर 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 आराम से क्या ठीक है सर, मैं आपको बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी खत्म कर। सब जनों को ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन लोगों को नहीं मालूम थी। अरे कितना सपोर्ट है भाई आपको। मैं अरे साहब मैं आपको बोल रहा हूँ शंकर हर यादव। हर 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 हर- हर हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल रही, किसी को भी इल्म न था ये चीज का। सर अब ये हेरिटेज स्ट्रक्चर के ऊपर आपसे जवाब तलब करेंगे कि सर हेरिटेज के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं। कमिश्नर साहब यहां पे हमें यकीन है आपके ऊपर, मगर हम आपके सामने हालात रखना चाह रहे हैं कि आप इसको बेहतर तौर पे उठाए जाए। అంటే మీరు క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు చూస్తే 37 పేజీలు అక్కడ మన క్యాపిటల్లో नहीं आ रहा हूं, मैं कैपिटल पे आ रहा हूं सर। मैं एक के बाद एक आ रहा हूं साहब, मैं सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ता हूं, कूदता नहीं कभी, मैं स्टेप बाय स्टेप ही आ रहा हूं सर। उसके बाद नहीं नहीं सर देखिए, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट सर, सी आई एम नॉट कंसर्न अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे मालूम है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू कैपिटल रेवेन्यू। वी वोंट हैव एनी कैपिटल रेवेन्यू सर, दैट इज जस्ट एक ख्वाब है वो कि हमें ये आ जाएगा। माई कंसर्न इज मेरी जीएचएमसी को रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमारी ताकत है वो कितने मिल रहे हैं, और ये रेवेन्यू रिसिप्ट से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज माई पावर सर। अब यहां पे सर जब नेक्स्ट पेज पे आएंगे आप 34 पे साहब, ఎంఐఎం నుంచి ఉన్న ఇష్యూస్ అందరూ వాళ్ళందరి తరపున ఆయన మాట్లాడుతాను ఒక్కడే అది కాబట్టి ఆయన టైం ఇస్తున్నట్లు सर यहाँ से मैडम आप सुकून से यहाँ से पूरे मिलकर नहीं बात कर रहे, अकेले बात। ఇండివిజువల్ కాదు ఆయన अब यहाँ पे सर हमारे विश्वजीत साहब से इंतहा फिर आपकी मोहब्बत सामने आ गई। జల్దీ జల్దీ डेमोलिशन जैसा आता विश्वजीत साहब दिखते नहीं आते। अच्छा टाउन प्लानिंग है साहब, माफी चाहता हूं। डेमोलिशन एंड रिमूवल एक्सपेंसेस में एक्चुअल्स हमारे लास्ट ईयर थे 3 करोड़ 70 लाख, और ये टाइम पे हमने रिवाइज बजट एस्टिमेट दिया 9 करोड़ 13 लाख का। ये किस लिए है सर? डेमोलिशन एंड रिमूवल डेब्रिस का, माने कुछ तोड़ना है और कहीं डेब्रिस उठाना है तो ये है। डेब्रिस एंड ट्री रिमूवल जो हमारे कॉर्पोरेटर्स 100 बार सीखते हैं, साहब हमें डेब्रिस की गाड़ी दे दिए, हमारे झाड़ा काट दीजिए, हमारे कन यहां पे कचरा पड़े हुआ ये उठा दीजिए, इसके लिए 30 लाख रुपए हमें दिए गए। औहदेदारों को तोड़ने के लिए, बिल्डिंगें गिराने के लिए 9 करोड़ 13 लाख रुपए, और जो कॉर्पोरेटर जो बार बार चीखता है साहब हमें डेब्रिस की गाड़ी दीजिए, हमारे गलियों में कचरा है, हमारे पास यहां मट्टी है, यहां पे कचरा है, उसे दिए गए 30 लाख रुपए। अब 30 लाख में से जोनल कमिश्नर साहब जो पसंद आए उसमें से गए 25 लाख रुपए, 5 लाख रुपए में से हमारे पे फेंक दो, हम उठा लेके गाड़ियां लगा लेते, वही हिसाब हो गया सर। और जब यहां पे देखते जाते साहब, डेमोलिशन एंड रिमूवल एक्सपेंसेस is much more important than the health of the citizens of Hyderabad. We had a health emergency last year. If we have a health officer over here, sir, can I please ask you, before I continue, how many deaths were reported last year, sir, for dengue and other kind of violent diseases? Can you please tell us, sir? Or you don't have any data regarding that, sir? Sir, for urban eradication, purchase of material, tools and oils, 5 crore rupees have been allotted for it, 1 करोड़ की आबादी के लिए, और एक्चुअल्स अगर मैं देखूंगा तो उसके 30% भी खर्चा नहीं किए पाए। अर्बन डेंगू एराडिकेशन, परचेस ऑफ मटेरियल, टूल्स, ऑयल एंड वेजेस एक्सेट्रा 1.59 करोड़, if combined less than the budget allotted for demolition and removal expenses. Demolition is important, building गिराना जरूरी, तोड़ना जरूरी, नोटिसेस देना जरूरी। डेंगू से कोई मरता तो मरने दो, वायरल से कोई मरता तो मरने दो, हम सीखेंगे नहीं हमारे लोगों की मौत को भी देखकर, हम तकलीफ में भी नहीं आएंगे हमारे बच्चों की मौत को देखकर। एक एक इलाज जब गरीब जाके हॉस्पिटल में कराया साहब, मेरे पास यहां पे हमारे डॉक्टर समीना मैडम मौजूद है, उनसे पूछिए, एक एक गरीब के ऊपर जब जाता है हॉस्पिटल में 50-50 हजार से 1-1 लाख रुपए का एक्सेस होता है, और अगर आप ये कंबाइन करें तो मेरे हिसाब से आप 3 रुपए भी एक सिटीजन पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, जो हमारे ओडोमॉस से भी सस्ता है। सर दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड सर। नहीं सर, इसके ऊपर कमिश्नर साहब आपके जरिए से मैं आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से यह पूछना चाह रहा हूं कि फिर से बीमारी आए बाद से हेल्थ कैंप्स करके आई वॉश करेंगे, या उसको आने से पहले उसके ऊपर किस किस्म के इकदाम लेंगे, ये आप हमें बताइए।
समर विंटर कोचिंग कैंप्स एक ख्वाब हो गया है, एक बेहतरीन ख्वाब हो गया है सब 5 साल में। अल्लाह सेहत दे हमारे अहदेदारों को कि जो दिमाग में आ गया बस वो कर लिए, ये बोल दिए कि इसमें करप्शन है। क्या करप्शन है साहब? एक बैट का करप्शन है, एक बॉल का करप्शन है, एक फुटबॉल का करप्शन है। सर उनको पूछिए सर, हमारे गरीब बच्चे जो समर कोचिंग कैंप से फायदा उठाते हैं उनको हम महरूम कर दिए। साहब आप जो बच्चे समर कोचिंग कैंप से एक फखर के तौर पे आके अपने स्पोर्टिंग कैपेबिलिटीज को उभारते थे, हम उनको निस्तो नाबूद कर दिए। क्यों? क्योंकि हमारे अहदेदार ये नहीं चाह रहे और इनको स्ट्रेट लाइन में लाना आपकी जिम्मेदारी है। मेरी काम यह है कि मेरे बड़ों के सामने जो आपकी इज्जत हमारी इज्जत के बराबर है, आपकी इज्जत में फर्क नहीं आना देना। और हम वही है, हम वो दोस्तों में नहीं है जो आपके कान खुश करके 5 से ये कर रहे, वो कर रहे, उन्होंने ये कर रहे, आपके कान खुश करके आपकी चापलूसी हासिल नहीं करेंगे। आपके सामने हकीकत रखते हुए ये कोशिश करेंगे कि आप सीधे तरह से आपकी इज्जत मिल सके। यहां पे सर फिर नेक्स्ट जब आते हैं कंट्रीब्यूशन, सर ये जो लोन हमें हासिल हुआ है वो कितना अमाउंट का लोन आप हासिल किए हैं सर, और उसको कहां पे आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उसके हमें तफसीलात चाहिए। 14 फाइनेंस कमिश्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इश्यूएंस है साहब, कितने पैसे आए सर उसमें? हमने रुआब से यहां पे लिख दिया कि 418 करोड़ आएंगे। सर ये बात है बेटा तू बड़ा होकर डॉक्टर बन जा, बनता है नहीं बनता नहीं मालूम, बस ये भी बातें कर लेंगे बस। कब आए थे साहब हमारे पास 480 करोड़ रुपए? 18-19 में द मैक्सिमम दैट वी गॉट वाज 93 करोड़, बट वी आर मेंटेनिंग इट फॉर 18.82 करोड़। Hyderabad road development program, we don't have any funds. If that is a separate, then why it is added over here? The borrowing total, the revised budget estimate is 166.50, where the actuals last year, I can tell that here as well, was only 235 crores. तो खाली एक 1400-1500 करोड़ बजट में बढ़ाने के लिए लिख दे रहे क्या सर? जो डाल देंगे। जब हम 1500 करोड़ रीच ही नहीं कर सक रहे तो हम लिख रहे हैं क्यों सर? और हमें इसलिए हो रहा है सर, मैं बोलता हूं, आई एम ओनली कंसर्न अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट्स बिकॉज दैट इज द स्ट्रेंथ दैट GHMC have. I'm not concerned about capital expenditure. Capital expenditure is eye washer. और स्टेट गवर्नमेंट करने के तरीके, हम किस तरीके से उसको पेश कर रहे हैं वो हमें मालूम करना है। 150 करोड़ के बजट में हमारा क्या हिस्सा हमें आ रहा है वो बोलिए सर। 1.5 लाख करोड़ के उसमें सब। अब जब फिर आप कैपिटल बजट, आप बोल रहे थे साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सिटी लेवल पार्क सिर्फ 10 करोड़, कंस्ट्रक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ कॉलोनी लेवल पार्क 30 करोड़, परचेस ऑफ प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स 1.5 करोड़। बहुत अच्छे सर। रही बात अब आ गया सैनिटेशन पे सर। सैनिटेशन पे हम सैनिटरी जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हम 300 करोड़ से ज्यादा दे रहे हैं। तनख्वाह में देना भी चाहिए, उन्होंने मेहनत भी कर रहे हैं, उनकी जरूरत भी है, जिस किस्म की मेहनत वो करते हैं शायद कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। मगर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई साहब, इसमें बजट एस्टिमेट में इसको बढ़ाए क्यों? इसका अमाउंट बढ़ाए क्यों? 350 करोड़ से 400 करोड़ के ऊपर क्यों कर दिए? क्या इसका मतलब यह है कि हम नया सैनिटेशन स्टाफ हायर कर रहे हैं? साहब 3 साल से कंस्टिट्यूएंटली हमारा 350 करोड़ तक हमारे सैलरी सैनिटेशन को स्टाफ को जा रहे हैं। ये टाइम पे आपने उसको 450 करोड़ बजट एस्टिमेट 2018-19-20 को दिया। तो ये 100 करोड़ से क्या आप स्टाफ बढ़ाने वाले हैं जिस वजह से डाला, या सिर्फ 100 करोड़ बजट में बढ़ना बोल के डाल लिया? क्लैरिटी सर। और साहब जब आप सैनिटेशन स्टाफ पे 100 करोड़ रुपए बढ़ा रहे,
सर ये पूरे बजट में ऑटोज के ऊपर एक भी नहीं है सर, रिक्शास के ऊपर क्या करने वाले एक चीज भी नहीं है। कचरा किस तरीके से एक्स्ट्रा उठाएंगे ने, हायर व्हीकल्स, परचेज व्हीकल्स, ये हायरिंग जो हो रही सर, ये मेरे को ऐसा दिख रहा है कब हो रही हायरिंग, कहां हो रही, खाली मेन जो या ट्रांसफर स्टेशन से जवाहरलाल नगर लेके चले आ रहे हैं उसमें हुआ हायरिंग परचेजिंग, पूरा अमाउंट खर्चा हो जा रहा। हमारे गली हमारे घरों के सामने जो गंदगी है उसको कैसा उठाएं, हमारे जो बच्चे तकलीफ से बीमार पड़ रहे हैं उनको कैसा उठाएं। कमिश्नर साहब से यह पूछना चाह रहा हूं, इस पूरे बजट में ऑटोस के ऊपर जिक्र क्यों नहीं है, ट्राईसाइकिल्स के ऊपर जिक्र क्यों नहीं है। अब फिर हमें बात यह हो जाएगी कि जब नए मेन रोड्स दे रहे हैं तो स्वीपिंग पे दे रहे हैं, आ रहा शेर आ रहा, कब आता की, कब खोज खाता की, कब हमें देता की। सर बोलिए सर, हमारा सैनिटेशन बहुत परेशान है। स्वीपिंग मैं यही पूछना चाहूं, जो 100 करोड़ आप बना रहे हैं वो स्वीपिंग यूनिट्स के बढ़ाना चाह रहे क्या? ये चीजों की तकलीफ हमें है सर, और ये तकलीफ को मैं आपके सामने और बयान कर सकता हूं। मैं खुद देखा कमिश्नर साहब भी बेचैन हो गए, एक बार उठ के चले गए, फिर उठ के भेजना नहीं चाह रहा उनको मैं। तो ये देख लेते हुए आपकी से एक गुजारिश है साहब कि कमिश्नर साहब से प्लीज, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं आपकी काबिलियत को भी, कमिश्नर साहब की भी काबिलियत को भी, और अहदेदारों की करना है सर। ऐसा अब नहीं होगा कि नहीं करेंगे कोई बोलेगा भी नहीं, करेंगे तो हम यहां ठहर के थाली बजा लेते हैं आपको करेंगे, नहीं करेंगे तो आपके मुंह पे बोलेंगे कि आप नाकामयाब हैं। और साहब एक ये चीज को यहां पे एक खत्म करते हुए साहब एक अहमियत के इश्यू को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं सर, और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको सीरियसली तौर पे लें, क्योंकि साहब आज के जो हालात मुल्क के हैं और आज की जो नौजवानों का जो जज्बा है और आज जो खवातीन जिस तरीके से तकलीफ से रोड पे उतर रहे हैं, जिस जज्बे से हिंदुस्तानी रोड पे आ रहा है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है सर। आज के जो हालात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक बेकार कानून हिंदुस्तान पे मुसल्लत किया, सीए, एनआरसी और एनपीआर को जिस तरीके से जोड़ते हुए किया, उसके खिलाफ आपके अल्फाज जरूरी है सर। आप खुद देख रहे हैं आपका शहर किस तरीके से रोडों पे उतरते हुए किस तरीके से एहतजाज कर रहा है, और ये एहतजाज की जो बुनियाद रखी गई, ये जो जज्बे से आज अवाम नौजवान रोड पे उतर रहा है, ये जज्बे की बुनियाद वहां रखी गई जब उन वक्त के फिरौनों के मुंह पर बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब ने उस काले कानून के बिल को फाड़कर उनके मुंह पे फेंका और वहां से उस एहतजाज की बुनियाद रखी। और उस एहतजाज आज बढ़ते बढ़ते गली गली, कूचा कूचा, हिंदुस्तान का हर एक शहरी, बेलोस, हमारे मुस्लिम, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई, ईसाई जो सेक्युलर जहन रखते हैं, वो सब इसके खिलाफ एक जगह होकर ठहरे हुए हैं सर। और इसके खिलाफ आप बहैसियत फर्स्ट सिटीजन ऑफ हैदराबाद होते हुए इसके ऊपर आपको इक़दाम लेना पड़ेगा सर। आप जानते हैं सीएम साहब और खासकर टीआरएस पार्टी का मजलिस की तरफ से मैं शुक्रिया अदा भी करूंगा, क्योंकि जब वो पार्लियामेंट में इस काले कानून के खिलाफ जब ये बिल लाया गया तो बाज़ाब्ता केसीआर साहब की हिदायत पर तमाम टीआरएस के एमपीज ने इस बिल की मुखालिफत की और ये पुरजोर कोशिश की कि फासिस्ट जो गवर्नमेंट हुकूमत है और जो एक काला कानून ला रही है उसको हम रुकाए। और हम इससे तहे दिल से हम केसीआर साहब के और उनके एमपीज के शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने हाल ही में ये भी बात कही है कि हम असेंबली सेशन बुलाते हुए इस काले कानून को रोकेंगे। ఇంకోటి ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు గత ప్రభుత్వంలో ఒక ఆర్డినెన్స్ జారీ చట్ట సభలో यहाँ पे बैठे तमाम ऑनरेबल एमएलए एमएलसी के हैदराबाद के मेयर ने, वो पहला मेयर है हिंदुस्तान का, मेरे साथी कॉर्पोरेटर्स, डिप्टी मेयर साहब, सबसे पहले मैं आपको जीएचएमसी बजट जो फिर बार आप पेश कर रहे हैं उसकी मुबारकबाद देता हूं। और बहैसियत
ये 4 सालों में हमने ये पुरजोर कोशिश की कि आपके साथ चलते हुए आपको तरक्याती कामों के तरफ रुजू करते हुए हैदराबाद शहर को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती फरमाती काम हम यहाँ पे अंजाम दे सकें। और शुरू से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश रही है कि आपके सामने हक़ाइक़ रख सके ताकि आप फैसला आराम से बात करेंगे। काय को हाँ, चल। आपको एक बात की मुबारकबाद देके बैठूंगा। क्यों? प्रॉपर्टी टैक्स को करीबन 1500 करोड़ रुपए तक हम पहुंचाए, ये हमारे लिए एक बड़ा इक़दाम है, जो इसके लिए मैं आपको और तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूं। उसी के साथ साथ हमारा दूसरा जवाब, ताकत है, मैं जोर से बात कर सकता हूँ। 4 साल में, अरे हो सकता है सुनो, पहले सुन के बात करो। 4 साल में आज काउंसिल हो ऐसा लग रहा। जाफरी साहब बैठो, बोले ना बजट सेशन में क्या है? अरे కూర్చో भाई, మాట్లాడి మళ్ళీ నువ్వు కూర్చో 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 ప్లీజ్ बैठिए 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 अरे राजेंद्र बैठिए प्लीज, अरे बैठिए 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 प्लीज बैठिए। गफूर बैठिए बैठिए प्लीज। आप माजी साहब एक मिनट ओह, आप क्वेश्चन का जवाब देते ना। बजट है, बजट 2 मिनट में खत्म करो, ये बजट ही बात करो। सर ये देखो, बैठो। अरे क्या जोर से बैठो। ये तो मजलिस की ताकत है, आपका लाके झुका देते, आपके सामने आके करना पड़ता है, एमएलए के सामने आके जल्दी बोलना खत्म पड़ता। जल्दी खत्म ये करो। मजलिस की ताकत है, खत्म करो। आप ला नहीं झुका सकते, हम झुका सकते अरे सर। एक्साबिशन मेंबर्स है, एमएलए है, वो भी बात करते, थोड़ा बजट तो टाइम होना। तो वही है सर, ये एक चीज पे आप इक़दाम लेना जरूरी है और आपका एक रेजोल्यूशन लीजिए। आप जैसा भी है उसके बाद एक बार एमएलसी साहब एक्स ऑफिशियल्स के साथ आप बात करिए और हुआ तो नेक्स्ट जनरल अपनी जो क्वेश्चन ऑफ उसमें आप एक मशवरे से ये लीजिए, एक पैगाम जाएगा हिंदुस्तान में, मुझे यकीन है। मगर बैठने से पहले आपको एक बात की मुबारकबाद देके बैठूंगा। क्यों? मुझे ये बात की मुबारकबाद आपको देखने बैठना जरूरी है। 4 साल अल्हम्दुलिल्लाह आप कॉर्पोरेटर्स को ऐसा लेके चले कि हमारे कॉर्पोरेटर बजट की जरूरत भी नहीं पड़ी। इतना बेहतरीन तरीके से मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद दे, बगैर बजट के। कौन दिया? बजट दिया भाई वही बोल रहा था, हमारे जरूरत नहीं पड़ी आप रहने से। बजट 50 लाख दिया। नहीं, कौन दिया? हमारे काम तो हुए, वहां हुए नहीं हुए उनके दिल को मालूम, हमारे को तो जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक आपको मुबारकबाद देता हूं सर, और उम्मीद है इसी के साथ आप जो इजाजत दी हमें बोलने के वास्ते, और एक आखिरी बात बोल दे के आपको रख दूंगा, बैठ जाऊंगा सर। बजट 50 लाख दिया। नहीं, एक चीज यहाँ पे साहब कमिश्नर साहब के हमारी ये जरूरी एक बात है जो आपको आगे बढ़ाना है। आगे जाके समर आने वाला है सर, और समर में वाटर स्केर्सिटी होने वाली जरूर है। अरे सेकंड सेशन सर एक मिनट सर सेकंड सेशन नहीं सेकंड सेशन हो तो ये है साहब, कहीं बजट में अपन नहीं दे रहे पैसे इन लोगों को। ठीक है। वाटर बोर्ड के बोर्ड में मेयर साहब के साथ 2 जने रहने की प्रोविजन है। हम जब उनको पैसे दे रहे हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेशन भी वहां पे होना जरूरी है। बेशक ये हमारा मामला नहीं है, मगर इस पे हमें इक़दाम लेना जरूरी है कि आने वाला समर बड़ा सख्त होगा और हमें बड़ी परेशानी होगी। इस पे भी आपके इक़दाम लेते हुए आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह एक्स ऑफिशियल साहब से मशवरा कर लेते हुए नेक्स्ट अब आने वाली जो जनरल बॉडी 1 घंटे के बाद है उसमें इस पे जो भी आप बात करेंगे बराबर करेंगे सीए के ऊपर। शुक्रिया आप सब, अस्सलाम वालेकुम। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।